नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों में एक क्वेश्चन रशिया यूक्रेन वॉर को लेके ये है कि हमें किस कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट तो अभी तक न्यूट्रल है इस क्वेश्चन पे, जो कि फिलहाल के लिए बेस्ट डिसीजन है। रही बात हमारी, तो हमें हमेशा कॉमन मैन को सपोर्ट करना चाहिए। हमारी सिंपैथी हमेशा आम जनता के लिए ही रहनी चाहिए। इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, यहाँ पर मेरा ग्रुप ऑफ पर्सन से मतलब किसी कंट्री के लोकल सिटीजन से है, इनकी ह्यूमन राइट्स इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। साथ ही हमें यह भी याद रखना है कि हम वॉर के अगेंस्ट हों, लेकिन यहाँ पर किसी एक कंट्री को वॉर के लिए ब्लेम करना बहुत गलत होगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज अपनी जगह पे अपने आप को सही देखते हैं। इसलिए हम भी इस इशू को दोनों साइड से देखने की कोशिश करेंगे। इस चीज को मैं शॉर्ट में डिस्क्राइब करूंगा, तो हो सकता है कि मुझसे कुछ बात कंसिडर ना हो। तो पहले हम रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि रशिया वॉर क्यों करना चाहता है। इसके पीछे कई रीजन बताए जाते हैं, लेकिन अभी के लिए इसका मेन रीजन है वो है रशिया को डर है कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन ना कर ले। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो 28 यूरोपियन एंड 2 अमेरिकन कंट्री का एक मिलिट्री अलायंस है। इसके हिसाब से इनमें से किसी एक कंट्री पर अगर कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है, तो बचे हुए 29 कंट्रीज को अपने मिलिट्री से नाटो कंट्री को सपोर्ट करना होगा। लिटरली 29 कंट्रीज भी वॉर करेंगे, क्योंकि नाटो के क्रिएशन के पीछे यूएस का ही हाथ है। यूएस और रशिया के प्यार की कस्में तो आज भी पूरी दुनिया खाती है, चाहे वो यूएसएसआर हो या रशिया। रशिया का प्यार अमेरिका के लिए आज भी उतना ही है जितना पहले था। बेसिकली नाटो यूरोपियन कंट्रीज द्वारा यूएसएसआर से प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज के डेट में इसका मोटिव रशिया को ही खत्म करना हो गया है। तो अमेरिका और रशिया, इनके बारे में ये बोलना गलत नहीं है कि जब तक रशिया और अमेरिका अर्थ पे एज अ इंडिविजुअल एग्जिस्ट करेंगे तो वार होते ही रहेंगे। तो हम अपने टॉपिक पे फिर से आ जाते हैं। रशिया 2004 वाली बाल्टिक स्टेट्स की चोट से अभी तक उभरा नहीं था। हाँ, 2004 में बाल्टिक स्टेट ने भी नाटो ज्वाइन किया था। बाल्टिक स्टेट जो ग्रुप है 3 देशों का, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इन्होंने नाटो ज्वाइन किया था। तब रशिया के लिए ये बिल्कुल सैड मोमेंट था, क्योंकि जो कभी साथ में यूएसएसआर हुआ करते थे, वो कंट्री अब इंडिपेंडेंट होने के बाद यूरोपियन कंट्रीज के क्लोज हो चुकी है। और अब यूक्रेन ने भी नाटो ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की थी। और अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेता है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कभी फ्यूचर में वॉर हो, तो अमेरिका अपनी मिलिट्री यूक्रेन में रख कर अटैक कर सकता है रशिया पर। और इस चीज पे रशिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी का दम घुटता हुआ देख रहा था। तो अब क्या कि अब रशिया को कुछ ना कुछ तो करना ही था। वो ऐसे तो किसी देश पे अपने ऑर्डर्स नहीं थोप सकता। व्लादिमीर पुतिन फिर से यूएसएसआर बनाने में विश्वास रखते हैं, तो ये मौका उन्होंने अपने लिए बेस्ट समझा। तो क्यों ना हम यूक्रेन पे वॉर करें, क्योंकि जो कंट्री ऑलरेडी नाटो ज्वाइन कर चुकी है उन्हें हम कुछ कर तो नहीं सकते। और अब रशिया बैठकर बाकी बचे हुए कंट्रीज को भी नाटो ज्वाइन करते हुए नहीं देख सकता था। और इसी बात का ध्यान रखते हुए पुतिन ने अपने डिमांड्स में ये एक डिमांड भी रखी थी कि जो कंट्री यूएसएसआर से टूटे हैं उन्हें आप नाटो ज्वाइन नहीं करा सकते। इनफैक्ट उन्होंने बाल्टिक स्टेट को भी नाटो से निकालने की डिमांड की है। तो वॉर को लेके रशिया के यही रीज़न थे। अब हम सेम चीज़ को यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे। तो यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, जिसे अपने एग्जिस्टेंस को लेके बीच बीच में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। उसे इसका भी डर है कि आज नहीं तो कल रशिया फिर से यूएसएसआर बनाने के चक्कर में उसे इन्वेट कर देगा। सेकेंड थिंग ये है कि यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी सिविलाइज्ड हैं और डेवलप्ड भी। इनकी टेक्नोलॉजी, क्रोनोलॉजी, थिंकिंग, यहाँ के सिटीजन्स की लेविश लाइफ यूक्रेन को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो ये नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि दोनों कंट्रीज अपनी अपनी जगह पर सही हैं। दोनों कंट्रीज के लीडर जो हैं वो अपने अपने कंट्री के बेनिफिट्स को देखते हुए फैसले ले रहे हैं, और यही तो उनकी ड्यूटी है। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हम किसी एक कंट्री को वॉर के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट इशू की, जो इंडिया को भी रिलेट करता है। हाल ही में ऐसी कई न्यूज़ सुनने को मिली है जिसमें बताया गया है कि यूक्रेनियंस इंडियंस के साथ मारपीट कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स ने अपनी बात वीडियो के थ्रू भी हम तक पहुंचाई है।
जिसको लेकर इंडिया में लोग यूक्रेन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने को लग रहे हैं। और शायद ये लोग ऐसे भी किसी राइट लेफ्ट विंग वालों से मिसगाइडेड होकर अनजाने में ही गवर्नमेंट के फेलियर को छुपा रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ है और हम सभी उनके पेरेंट्स गार्डियंस के साथ हैं। ये टाइम ऐसा है जहां उनके फैमिलीज को ये भी कंफर्म नहीं है कि उनके बच्चे वापस आ पाएंगे भी या नहीं। लेकिन मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि हम इस चीज़ का दोष किसी और के मत्थे मढ़ रहे हैं। इस बात को समझने से पहले हमें यूक्रेन की सिचुएशन को समझना होगा। यूक्रेन में इमरजेंसी और मार्शल लॉ दोनों इम्पोज कर दिया गया है, तो वहाँ कर्फ्यू भी लगा हुआ है। यूक्रेनियंस अपने बच्चों, बुजुर्गों और वहाँ जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बंकर में शिफ्ट करा रहे हैं। दूसरी ओर इंडियन गवर्नमेंट अपने सिटीजन से ये एज्यूम कर रही है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे कंट्रीज में आए और वहाँ मौजूद इंडियन एम्बेसी से हेल्प मांगे और वो उनकी हेल्प करेंगी इंडिया रीच करने में। बॉर्डर्स पे ऑलरेडी इतना टेंशन है और इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी एज्यूम कर ले और अपने सिटीजन से फॉलो करवाए तो गड़बड़ तो होनी ही है। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण बॉर्डर पे क्राउड तो होना ही है। तो अब यूक्रेनियन सोल्जर्स रशियन मिलिट्री को संभालेंगे या फिर क्राउड को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर एक और बात नोट करने वाली है कि यूक्रेन में अब मार्शल लॉ चल रहा है। इसका मतलब ये है कि यूक्रेन में लॉ एंड ऑर्डर पुलिस नहीं मिलिट्री फॉलो करवाएगी। और इसीलिए मैं आपका फोकस इस चीज़ पे भी लाना चाहूँगा कि मिलिट्री को ट्रेनिंग वैसे नहीं मिलती है जैसे लोकल पुलिस को ट्रेन किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग थोड़ी टफ होती है जो कि वॉर्स के लिए होती है। इनकी सोच उतनी लिबरल नहीं होती है और इसलिए ये उतने फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू पुलिस। इन सब के साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ के लोगों का माइंडसेट डगमगाया हुआ है। एक तरफ वो अपने कंट्री के एग्जिस्टेंस को लेकर परेशान है तो दूसरी ओर उन पे अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने की भी जिम्मेदारी है और यही इनकी मोस्ट वैल्यूएबल प्रायोरिटी बन चुकी है। और इन सब में भी बॉर्डर में क्राउड का टेंशन हो तो ऐसे में बिल्कुल पॉसिबिलिटीज बनती है कि उनके सोल्जर्स या सिटीजन कुछ गलत स्टेप ले लें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडियंस को इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, ये सच में गलत है। लेकिन ये भी कहाँ तक का सही है कि हम इंडिया में रहकर यूक्रेन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? यूक्रेन के लिए, जिसे खुद ही नहीं पता कि अब वो एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं। और सबसे बड़ी बात, हम इसके रूट कॉज को जाने दे रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स को यूक्रेन से बाहर निकाल लिया, वहाँ इंडिया अभी तक ये नहीं कर पाया।